नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, इसके पहले जैसा कि आप लोग इस क्विज को सॉल्व कर रहे हैं, 150 क्वेश्चंस की ये क्विज सॉल्व हो रही है। ये सीरीज़ को जो सीरीज़ 2.0 के तहत आपको करवाया जा रहा है, इसके पहले मैंने 150 क्वेश्चंस करवा दिया है। जो लास्ट 6 से 7th और 8th मंथ की जो भी पिछला करंट अफेयर्स है वो आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएगा। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं कि करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस अगर आयोग द्वारा बनाया जाएगा तो इससे बाहर से नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, संभवतः। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अन्य जो भी वीडियो बनाई जाए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को जो पिछले अभी करवाए गए हैं उसमें से देख लीजिएगा। इसी सीरीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो आप लोग एक बार विश्वास करिए और इसको आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे कि आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर सकें और आपको याद भी हो सके। ठीक है, तो देर ना करते हुए दोस्तों आइए बात करते हैं 54 क्वेश्चन। इसके पहले 53 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया था। तो अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2021 को 8 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की। इनमें थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ठीक है दोस्तों, तो थावरचंद गहलोत को जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है उनका क्या है? कर्नाटका जो राज्य है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, वहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसकी आगे व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 जुलाई 2021 को 8 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनमें थावरचंद गहलोत, ठीक है, जिनमें थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके पहले केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे। कौन? थावरचंद गहलोत। 8 राज्यों के नवनियुक्त राज्यपाल निम्नलिखित में से हैं। इनमें से एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिभाऊ कंबनपति, जो कि अभी राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो हरि बाबू कंबनपति जो मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला बात करते हैं। 8 राज्यों की बात है दोस्तों, तो इसमें 8 राज्य सभी की बताया गया है। ठीक है, इसमें मंगल भाई छंगल भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। फिर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, फिर PS श्रीधरन पिल्लई जो गोवा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 5वां जो है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या, ठीक है, ये त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। रमेश बैस जो झारखंड राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय जो कर्नाटका राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। और थावरचंद गहलोत जो कर्नाटका राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो 8 राज्यपाल हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहां पर NTPC की सहायक कंपनी NTPC REL को सौर पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी दे दी गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कच्छ का रण जो गुजरात में है यहाँ से शुरू की गई है। ठीक है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी बात करते हैं व्याख्या की, तो NTPC की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, REL का नाम है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 2021 को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4750 यानी 4750 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और सौर पार्क स्थापित करने के लिए नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यातव्य ये है कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसका निर्माण देश के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी करेगी। हाल ही में NTPC ने आंध्र प्रदेश की सह्याद्री ताप विद्युत संयंत्र जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर भी चालू किया गया है। ठीक है, तो तैरता हुआ सोलर भी चालू किया गया है। आपसे अगर पूछ लिए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप जानते हैं, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय के, ठीक है, मेघालय में है। ठीक है, अगला बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 के अनुसार कब तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिएगा, बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चंस को रखा भी गया है और रखा भी जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, प्रजनन दर को क्या कर दिया गया है? 2.7 से घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक, 2025 तक, ठीक है, 2026 तक या 2028 तक। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 2026 तक इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो व्याख्या की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई, ठीक है, योगी आदित्य ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक जारी की। इसके अनुसार इसके अनुसार सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य
2026 तक निर्धारित किया गया है, जबकि 2030 तक इसे 1.9 तक लाना है। इसके अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करने का लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करता है शिशु मृत्यु दर को 43 से घटा करके 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करना है। जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ा करके 2026 तक 66 और 2030 तक 69 करना है। ठीक है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। हाल ही में किस महान अभिनेता का निधन 7 जुलाई 2021 को हो गया? ठीक है, तो महान अभिनेता कौन थे? दिलीप कुमार। ठीक है, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया था 7 जुलाई को। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। 7 जुलाई 2021 को हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार का मुंबई के एक अस्पताल में निधन होगा। वह 98 वर्ष के थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान था। इन्होंने फिल्मी जगत में अपने करियर की शुरुआत की और 1944 ईस्वी में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों? ज्वार भाटा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इनकी फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म 1998 में बनी किला। क्या नाम था? पहली फिल्म क्या थी? ज्वार भाटा। और दूसरी लास्ट फिल्म कौन थी? किला। इन्हें भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान के लिए 2015 में पद्म विभूषण और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कथन निष्कर्ष में, तो 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज, ठीक है, निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चंस की बात करते हैं। रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए, यानी रेनेगेड्स इन बॉर्न इन यूएसए किसकी चर्चित पुस्तक है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है वो बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए पुस्तक बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन है। वैश्विक साइबर सूचकांक, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो 10वां आंसर सही है, यानी 10वां स्थान है वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत का स्थान। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 लॉन्च किया गया। इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद कौन सा है? यूनाइटेड यानी यूके है, तथा सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि इस्टोनिया तीसरे स्थान पर। भारत में वैश्विक साइबर सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है, जबकि इस सूचकांक में पिछले संस्करण में भारत का 47वां स्थान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? तो हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या कौशल विकास मंत्रालय? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो वित्त मंत्रालय के अधीन, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम ठीक है विभाग को लाया गया। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इसके पहले सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग, ठीक है दोस्तों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। इस विभाग के वित्त मंत्रालय में शामिल होते यह वित्त मंत्रालय के तहत छठा विभाग होगा। वित्त मंत्रालय में इसके अतिरिक्त अन्य 5 विभाग हैं। इसको क्रम से देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नोडल विभाग है। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिया गया है 61 क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर रुद्राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुद्राज का उद्घाटन किया। रुद्राज किसकी सहायता से निर्मित किया गया है? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुद्राज से। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो आंसर क्या सही हो जाएगा? जापान सही है। क्या है? जापान सही है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। 15 जुलाई 2021 को रुद्राज कन्वेंशन सेंटर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वाराणसी के सिगरा में इस रुद्राज सेंटर को जापान के सहयोग से बनाया गया और इस सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत जापान के और भारत की दोस्ती का एक बेमिसाल नमूना है रुद्राज कन्वेंशन सेंटर। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के अवसर, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। अभी एनडीए का जो पेपर हुआ है हाल ही में, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस पूछा गया है। और इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर जो क्वेश्चंस आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी शायद क्वेश्चंस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल भी हो सकता है। तो ये कौन सा सही है? ये नोएडा सही हो जाएगा दोस्तों। इसकी बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने भारत की समृद्धि मूर्त विरासत के संरक्षण और अनुसंधान का ध्यान केंद्रित करने के लिए नोएडा, गौतम बुद्ध नगर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने किया। भारतीय विरासत संस्थान कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखी अध्ययन, पुरातत्व निवारक संरक्षक, एपीग्राफी और न्यूजोमेटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षक के इतिहास में परा स्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रम को भी संचालित करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2021 को 2022 के अध्ययन अब्दुल्ला शहीद को चुना गया, वह किस देश के संबंध है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो मालदीव सही हो जाएगा। कौन सा? ए इज राइट आंसर। इसमें अगर व्याख्या की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद, मालदीव के क्या है ये विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद को चुना गया। इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, और यह पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। चुनाव के दौरान 191 सदस्यों के मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 143 मत मिले, जबकि अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल उनके विपक्षी थे, जिन्हें कुल 48 मत मिले। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है? चर्चा में है अफगानिस्तान। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में स्थित या एक हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि अमेरिका सेना ने लगभग 20 सालों के बाद बगराम एयरफील्ड को छोड़ दिया। ठीक है, यह एयरबेस तालिबान और अलकायदा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अमेरिकी सेना के युद्ध स्थल पर रहा है। यह अफगानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था। यह हवाई क्षेत्र 9/11 के आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान में आतंक का केंद्र भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के नाम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है? तो ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, इनका क्या है? मिताली राज। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस भी नाम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रन भी बनाती हैं। हाल ही में भारतीय महिला टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें देखिए, इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स को इस मामले में पीछे छोड़ा। किसको? शार्लोट एडवर्ड्स को इस मामले में पीछे छोड़ा। इस मामले के तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, याद रखिएगा, हैं। मिताली राज ने शार्लोट एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पीछे छोड़ दिया। मिताली राज वनडे क्रिकेट में एक और जीत दर्ज करने वाली वह महिला वनडे क्रिकेट की सबसे सफल कप्तान भी बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक्स से क्वेश्चन आएगा, इसलिए टोक्यो ओलंपिक्स से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और आई होप जितने भी क्वेश्चन इस साल में आयोजित होंगे उन सभी क्वेश्चन में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो इसमें मीराबाई चानू, एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्या है? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्या? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी इन दोनों को शामिल किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं थोड़ा से। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में मैरी कॉम तथा मनप्रीत सिंह को चुना गया। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, अब यहाँ देखिए मैरी कॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से है। और हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह, अभी आपसे पूछ सकता है कि मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हैं कि मुक्केबाजी से मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह क्या है? हॉकी में है। 30 जुलाई 2021 को टोक्यो खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की, जबकि इस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वज के रूप में पहलवान कौन? बजरंग पुनिया को नामित किया गया। टोक्यो ओलंपिक का समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न होगा। यह पहली बार है जब भारत के 2 ध्वजवाहक में एक पुरुष और एक महिला है। टोक्यो खेलों में लैंगिक समानता को भी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। ठीक है, तो ये जो टेनिस का जो आयोजन होता है, ठीक है, तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, इनमें से एक नया क्वेश्चन बनेगा तो आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। विंबलडन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसने जीता? तो आप लोग को सबको पता है, जैसा कि कोरिना प्लिस्कोवा, नाओमी ओसाका, ठीक है, एथलेटिक कर्बर या एस्ले बर्टी। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। कौन सा? एस्ले बर्टी ने जीता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं, तो व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, विश्व नंबर
एक सेलिब्रिटी ने शनिवार 10 जुलाई को महिला सिंगल्स के फाइनल चेक गणराज्य को कैरोलिना, क्या नाम है इनका, अब इसकी उपविजेता भी पूछ सकता है कि चेक गणराज्य की कैरोलिना स्लिकोवा, ठीक है, कैरोलिना स्लिकोवा को कड़े मुकाबले में 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर पहली बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। एस्ले बर्टी दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। एस्ले बार्टी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। 2019 की फ्रेंच ओपन विजेता 25 साल की बर्टी सिर्फ दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम में फाइनल में पहुंची थी और दोनों बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच को, अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच को विंबलडन 2021 को फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मैट्टियो बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह छठा मौका था जब जोकोविच ने विंबलडन को मेंस सिंगल का खिताब जीता। इसके अलावा ये नोवाक जोकोविच टेनिस कैरियर का 20वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो कौन सा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल को, ठीक है, विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके आगे व्याख्या की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पॉलिटी के माध्यम से सही भी हो जाएगा और करंट अफेयर भी बन जाएगा। तो एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है, महत्वपूर्ण भी लगेगा क्योंकि वो क्या कर सकता है, पॉलिटी कोर पॉलिटी भी है और इसके अतिरिक्त आपको, ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा राज्य विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ममता बनर्जी जब 2011 में पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी तभी उन्होंने विधान परिषद के गठन का वादा किया था। क्या किया था, विधान परिषद के गठन का वादा किया था। इसके बाद इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले ममता ने विधान परिषद के गठन का वादा किया था। जानकारी के मुताबिक इस बार चुनावों में ममता ने कई नेताओं के टिकट काटे थे जिन्हें विधान परिषद के सदस्य बनने का वादा किया था। ठीक है, इसलिए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पास किया। ठीक है, पास किया गया। वर्तमान में कुल, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वर्तमान में, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यहाँ से तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। ठीक है, इसके पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद उनकी मान्यता को खत्म कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इनमें से कौन सा, एक आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय को बनाने का, ठीक है, बनाने का निर्णय लिया गया है, यहाँ घोषणा किया गया है। ठीक है, तो पहले सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, सहकार से समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस बनाया गया। बताया जा रहा है कि यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार की कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे। कितने, 41 मंत्रालय हो जाएंगे। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा नया मंत्रालय है, जबकि पहला मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, और जिसके पहले मंत्री कौन थे, जिसके पहले मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे जो जल मंत्रालय से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो हेनले पासपोर्ट में बहुत दिन से, ठीक है, जापान पहले स्थान पे रह रहा है, तो इस बार भी जापान पहले स्थान पे है। ठीक है, तो इसका हेनले पासपोर्ट 2021 में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता था। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जापान को रखा गया है। इसके पश्चात दूसरा स्थान सिंगापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ बनाने के लिए आ जाएगा, अगर आपको कोड दे दिया गया तो बनाने के लिए आएगा। दूसरा स्थान पे क्या है, सिंगापुर। तीसरे स्थान पर जर्मनी और तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से लिया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान का है 90वां स्थान है, जो पिछले वर्ष 84वें स्थान पर मौजूद था। वही सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का रहा, जिसे 116 स्थान प्राप्त है, अर्थात आखिरी स्थान प्राप्त हुआ। जापानी पासपोर्ट के दुनिया के 193 देशों की वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। भारतीय पासपोर्ट दुनिया के 58 देशों को फ्री वीज़ा की सुविधा देता है। इस पायदान पर भारत के अलावा सेंट्रल अफ्रीका देश के गैबोन और तजाकिस्तान भी मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 71, हाल ही में वर्ष 2020 में के लिए
स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? ठीक है, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यूपी विशेषांक है उत्तर प्रदेश, जो अभी 5 तारीख को आरओ का पेपर होने वाला है। उत्तर प्रदेश विशेष कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ करंट अफेयर से और कुछ स्टैटिक जो रहेगा उसके बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 25 जून 2021 में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा की। इसके तहत स्मार्ट सिटी विकसित करने की वाले पहला राज्य स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। शहरों में ओवरऑल पहला स्थान इस वर्ष इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्राप्त हुए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश का पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में भारत को इकोसॉस का 3 वर्ष के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया है। इकोसॉस संयुक्त राष्ट्र के संघ के 6वें प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब इसकी व्याख्या से क्लियर हो जाएगा। जून 2020 में भारत जून 2020 में भारत एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यहाँ जून 2020 में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए सदस्य चुना गया है। भारत की सदस्यता 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए होनी है। 54 सदस्यीय इकोसॉस के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी इनमें से दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की 2021 को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में भारत को 135 स्थान दिया गया है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को तथा सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभियान है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का संबंध किससे है? यातायात नियमों के पालन से, कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता से, नारी सुरक्षा से, ठीक है, आप लोग इसको आंक सकते हैं कौन सा सही हो सकता है, और सीमा सुरक्षा से। तो अब कोविड-19 की बात हो रही है इस समय, तो कोविड-19 सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम 8 जून 2021 को नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस को वैध मुद्रा घोषित कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अल सल्वाडोर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकी देश के अल सल्वाडोर, ठीक है, अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त की है। बिटकॉइंस को लीगल टेंडर घोषित करने वाला अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पहला होता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे अगले 5 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अगले 5 वर्ष के लिए फिर से पहले जो थे एंटोनियो गुटारेस, ठीक है, जो पुर्तगाल से हैं। हाल ही में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेस को 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव घोषित किया गया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटारेस के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में कार्यभार 1 जनवरी 2017 को संभाला था। इस पद पर उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक है। दोबारा निर्वाचन के बाद अब वे 31 दिसंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जून 2021 में किस राज्य में राजा परबा उत्सव मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा परबा उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो राजा पर्व उत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? उड़ीसा में, यानी ऑप्शन डी सही था। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में 15 से 18 जून 2021 को उड़ीसा में राजा या राजा पर्वा या मिथुन संक्रांति उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव प्रतीक रूप में पृथ्वी को स्त्री मानकर उसके स्त्रीत्व का उत्सव है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जून 2021 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जून 2021 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया? तो इसका दोस्तों आंसर जो सही हो जाएगा नीति आयोग सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 जारी की गई। इस इंडेक्स में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखिएगा, केरल को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जून 2021 में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार कच्चे स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, तो कच्चे
स्टील उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश है? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो चाइना सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसकी बात करते हैं अगला, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कच्चे स्टील के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है, वहीं भारत दूसरे स्थान और जापान तीसरे स्थान पर है। तो भारत का स्थान क्या है? दूसरा स्थान, और जापान क्या है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की कितना बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश के अंतर प्रवाह हुआ है? ठीक है, तो 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो भी सही हो जाएगा, 64 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। इसकी व्याख्या बात करते हैं। जून 2021 में अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई है और इनका केंद्रीय विषय था सतत सुधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत सुधार में निवेश। थीम की बात करिए, विषय बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई अंतर प्रवाह आया, जो वर्ष 2019 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई अंतर प्रवाह में प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरे स्थान चाइना और तीसरे स्थान पर हांगकांग और चौथे स्थान पर सिंगापुर और पांचवा स्थान पर भारत को प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा भारत विशेष है, ठीक है, तो पांचवा स्थान भारत प्राप्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हाल ही में चर्चा में रहा फुगाफू क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फुगाफू जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुगाफू एक प्रकार का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। फुगाफू विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसे जापान ने विकसित किया। अब याद रखिएगा कहाँ से? जापान द्वारा विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम संसाधन जो गति है वो, अधिकतम संसाधन जो गति है इसकी बात करते हैं तो 442, क्या 442 पेटाफ्लॉप है। क्या है? दूसरे स्थान पर अमेरिका का समिट सुपर कंप्यूटर है। तो पहला फुगाफू है और दूसरे क्या है? अमेरिका का सुपर, ठीक है, समिट सुपर कंप्यूटर। और फुगाफू कहाँ का है? जापान का है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं 82 क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन की अवधि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीप ओशन मिशन, ठीक है। तो इस मिशन की अवधि क्या है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष सही हो जाएगा दोस्तों। एक इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों तो 16 जून 2021 को भारत सरकार ने डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। यह अभियान 5 वर्ष के लिए 2021 से 2026 के लिए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इस मिशन का प्रस्ताव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। इसके अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय भी है। इस मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। डीप ओशन मिशन और महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का लक्ष्य 100 बिलियन डॉलर से अधिक, 100 बिलियन डॉलर से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जून 2021 में संपन्न पैसेज अभ्यास किस देश की नौसेना के मध्य हुआ? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैसेज जो अभ्यास है अभी आप देखे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार किस देश के सेनाओं द्वारा, ठीक है, आयोजित की गई है, जो अभ्यास जो किया गया था। तो इसकी अगर बात करते हैं पैसेज अभ्यास, ठीक है, तो वो भारत और यूएसए द्वारा है और वज्र प्रहार भी भारत और यूएसए द्वारा है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो भारत यूएसए, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं 23 से 24 जून 2021 में भारत यूएसए की 9 सेनाओं के मध्य हिंद महासागर में पैसेज अभ्यास संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग संबंध को मजबूत करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस महीने में पूरे महीने एंटी मलेरिया का माह बनाया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जून सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जून माह में 1 जून से 30 जून 21 तक एंटी मलेरिया माह बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह जानते ही हैं, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है, ठीक है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह की आत्मकथा है जो 2013 में प्रकाशित की गई। कब? 2013 में प्रकाशित हुई थी और हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण मिल्खा सिंह का निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में है और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य में देंग पटकई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सारा है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो किस राज्य में देंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो देंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम है, ठीक है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो असम सही हो जाएगा। असम में अभी बात करते हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान पाए गए हैं, तो इनके बारी बारी से सभी याद करते हैं। हाल ही में असम में देंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, ठीक है, 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके पहले असम सरकार ने रायमोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। तो 7वां कौन सा है? देंग पटकई और 7वां कौन सा है?
सॉरी 7वां देंगपटकाई और छठा कौन सा है, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो असम में है। ठीक है, इस प्रकार असम में कुल कितने हो गए, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले उपन्यास डेविड डियोप किस देश से संबंधित है। तो डेविड डियोप का जो संबंध है वो फ्रांस संबंधित है मैन बुकर पुरस्कार से। ठीक है, इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार से। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 में फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार, ठीक है, डेविड डियोप को मिला। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांस के पहले लेखक हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ब्लड इज ब्लैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के रूप में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 88 क्वेश्चन जून 2021 में ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो भारत सही हो जाएगा। कौन सा, भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस का पहला शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब पहला है तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। शिखर सम्मेलन 22 से 23 जून 2021 को भारत की मेजबानी में वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन एनटीपीसी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 21 जून 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था। ठीक है, तो इसके लिए क्या सही था, इसके लिए कल्याण के लिए योग। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कल्याण के लिए योग। ठीक है, इसकी व्याख्या बात करते हैं। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय कल्याण के लिए योग क्या है, कल्याण के लिए योग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्रथम संस्करण का विजेता कौन रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। जून 2021 में इंग्लैंड के संपन्न पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 है, हाल ही में चर्चा में रहे शीप फ्लॉक्स के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो शीप फॉक्स क्या है, तो शीप पॉक्स क्या है, इसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का संबंध गांठदार त्वचा रोग के वायरस से भी जाना जाता है। यह बीमारी केवल एशिया तक सीमित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसे हॉग हैजा के नाम से जाना जाता है, ये बात सही है, और यह बीमारी केवल एशिया तक ही सीमित है, ये भी सही है। तो इसका 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसकी व्याख्या बात करते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या में क्या बताया गया है, यह भेड़ों से संबंधित एक गंभीर वायरल बीमारी है और इसका वायरस बकरी, जिसको हम कार्पी पॉक्सी वायरस का निकटता संबंधित है। क्लासिकल स्वाइन फीवर, जिसे हॉग हैजा के नाम से भी जाना जाता है, यह सूअरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी है। ठीक है, और इस वायरस का संबंध गांठदार त्वचा रोग के वायरस से भी है, अतः ऑप्शन 2 भी सही है। इसके व्यापक रूप से त्वचा संबंधित सदस्य उत्पन्न होती हैं। इसका प्रभुत्व दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों तक सीमित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इसमें पूछा क्या था, 1 मिनट दोस्तों, कि संबंध में लिखित तुम लोग विचार कीजिए। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 और 3 सही नहीं है, केवल 2 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी इसलिए सही हो रहा है, सॉरी फॉर, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन क्या है, ई 2025 पहल क्या है, ई 2025 पहल क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो WHO द्वारा 25 देशों के वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त देशों को बनाने की पहल है, जिसको हम ई 2025 कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी व्याख्या बात करते हैं। WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनी ई 2025 पहल के तहत ऐसे 25 देशों की पहचान की गई जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त देश बनाना है। वर्ष 2017 में WHO द्वारा ई 2025 की पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2020 तक ऐसे देशों के समूह का समर्थन करना है जो अपने यहाँ मलेरिया के मामलों को 0 तक स्तर लाने के प्रतिबद्ध हैं। ई 2025 की सफलता को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा ऐसे 25 देशों के समूह की पहचान की गई है जो आने वाले 5 वर्षों में यहाँ मलेरिया की पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट इसमें बताया है, मलेरिया मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं और उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC को नष्ट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप RBC की क्षति हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया गया दोस्तों, हाल ही में भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भारत ने भी भाग लिया। इस समुद्र अभ्यास का क्या नाम है, तो अभ्यास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसका नाम क्या है, वरुण अभ्यास। ठीक है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं वर्ष 1993 में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही है। इस अभ्यासों को वर्ष 2001 में वरुण कहा जाता है। ये अभ्यास भागीदारी नौसेनाओं के बीच साझा मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं और खुले तथा स्वतंत्र सामुद्रिक परिवेश को सुरक्षित करते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का संबंध का 19वां संस्करण अब अरब सागर में आयोजित किया गया है और इसकी बात करते हैं। इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमीरात UAE पहली बार, ठीक है, UAE पहली बार भाग लिया है। यह अभ्यास फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेंसियो 2021 की तैनाती का हिस्सा है, जो फ्रांसीसी नौसेना पूर्वी भूमध्य सागर और हिंद महासागर में आयोजित कर रही है। इसका लक्ष्य सहयोगी देशों के साथ सामरिक क्षेत्रों में स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से हिंद
महासागर में भारत की नौसेना के साथ सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आर्मेनियाई नरहंसान को आधिकारिक तौर पर नरसंहार के रूप में मान्यता दी। इस नरसंहार संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसे 20वीं सदी के प्रथम नरसंहार के रूप में जाना जाता है। भारत के औपचारिक रूप से आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता प्रदान की गई। तो इसका जो आंसर सही है, ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, यानी डी सही है ऑप्शन इसका। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1915 से 16 में ऑटोमान तुर्कों द्वारा आर्मेनियाई लोगों को सामूहिक हत्याओं की आधिकारिक तौर पर नरसंहार के रूप में मान्यता दे दी गई थी। और आर्मेनियाई प्रवासी 24 अप्रैल को आर्मेनियाई नरसंहार स्मारक दिवस के रूप में भी चिन्हित किया गया है। आर्मेनियाई नरसंहार को 20वीं सदी का पहला नरसंहार कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह वर्ष 1915 से 1970 तक तुर्क साम्राज्य में हुए आर्मेनियाई लोगों को व्यवस्थित विनाश को सुनिश्चित करना है। भारत, जिसने औपचारिक रूप से आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं दी है, ने मुख्य रूप से इस क्षेत्र में अपने व्यापक विदेश नीति निर्णयों और भू राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखा है। यद्यपि भारत द्वारा नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है, किंतु भारत के पास नरसंहार से संबंधित कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हार्निलविक्स इचोक्वेसिस के विकार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवजात ऋषियों से होने वाला दुर्लभ अनुवंशिक त्वचा विकार है। इस विकार के केवल पुरुष प्रभावित होता है। तो इसका आंसर केवल ए सही है। कौन सा? केवल ए सही है दोस्तों, ए इज राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या बात करते हैं। हार्लेक्विन इचोथोइसिस नवजात शिशुओं को होने वाला पहला दुर्लभ अनुवंशिक त्वचा विकार है, जो कथन एक सही है। यह विकार माता पिता के नवजात को ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। यह विकार ABCA12 जीन में उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। नवजीवन शिशुओं की टूटी फूटी त्वचा को पतली परतों के ढक दिया जाता है ताकि श्वास और खाने की प्रक्रिया बाधित न हो। शीघ्र प्रसव के नवजातों को समय से पूर्व जन्म से होने वाली जटिलताओं का खतरा रहता है। ठीक है, अब ये प्रभावित जनसंख्या क्या है? इससे पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या समान रूप से प्रभावित होती है, अतः कथन दो सही नहीं है। इसमें प्रत्येक 5 लाख व्यक्तियों में लगभग एक व्यक्ति प्रभावित रहता है। पूरे विश्व में ऐसे लगभग 250 मामले हैं। इसकी इलाज की बात करते हैं तो हार्लेक्विन इचोटोसिस वाले नवजात शिशु को अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उच्च आर्द्रता के साथ गर्म इनक्यूबेटर के समय बिताना भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में प्रकाशित चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका जो स्थान है दोस्तों वो 49वां स्थान है, डी सही है। ठीक है, हाल ही में चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में फिनलैंड का स्थान क्या है? पहला स्थान फिनलैंड का है। चैंडलर इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया है। यह निजी गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिंगापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बॉयस एंड इंक्लूजन्स इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ और गीना डेविड इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इन मीडिया ने जेंडर बॉयस एंड इंक्लूजन्स इन ठीक है एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट में जारी की गई है। ठीक है, शोध से पता चला है कि भारत में विज्ञापन वैश्विक बेंचमार्क से बेहतर होते हैं, क्योंकि लड़कियों और महिलाओं को स्क्रीन शेयर करने और बोलने के समय के मामले में प्रतिनिधित्व की समानता और परंतु उनका चित्रण लिंग भेद की समस्या से ग्रस्त है। GDI एक गैर लाभकारी, अब आपसे पूछ सकता है GDI क्या है? ठीक है, तो GDI एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है जो मीडिया में लिंग प्रतिनिधित्व पर शोध करता है और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। अब रिपोर्ट के अनुसार क्या बात बताया गया है कि पुरुष पात्रों को महिला पात्रों की तुलना में उनके भविष्य के बारे में निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता है। अगर बात करते हैं 7.3% पुरुष मात्र 4.8% महिला पात्र, वहीं महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में घरेलू निर्णयों को लेने के अधिक स्वतंत्रता है। 2.0% महिला पात्र और 4.9% पुरुष पात्र हैं। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। भारतीय विज्ञापनों में उन 2/3 महिलाओं पात्रों को रोल दिया गया है जिनकी त्वचा चमकदार या मध्यम पुरुष चमकदार है। पुरुष पात्रों की तुलना में 52.1% अधिक है। महिला पात्रों को पुरुष पात्रों की तुलना में बात किया जाए तो आश्चर्यजनक बहुत आकर्षण के रूप में दिखाए जाने वाले 9 गुना अधिक संभावना है, जो 0.06% की तुलना में 5.9% है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैं 97 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। आने इस ज़्यादा अगर बनाऊंगा तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को समाप्त यहीं करता हूं दोस्तों। और अगर आपको ये सीख लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।